नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 14 से 16 मई 2022 के मध्य घटित प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को संक्षेप में देखेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं या वनडे एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सर्वप्रथम है कि मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक एक पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। एम वेंकैया नायडू ने मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह एक व्यक्ति नहीं है, ध्यान रखिएगा कि यह विभिन्न विशेषज्ञों, विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों और पीएम मोदी के कैबिनेट सहयोगियों और प्रमुख हस्तियों के द्वारा लिखे गए अध्यायों का इस बुक में संकलन किया गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नीति आयोग ने 13 मई 2022 को खुले सार्वजनिक उपयोग के लिए राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषिकी मंच नेशनल डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस मंच का जो मूल उद्देश्य है वह है डेटा को सुलभ, इंटरऑपरेबल, इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराकर सार्वजनिक सरकारी डेटा तक पहुंच को लोकतंत्रीकरण करना है। डेटा का लोकतंत्रीकरण करना इस प्लेटफॉर्म का मूल उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधों को सफलतापूर्वक उगाया है और यह जो चांद की जो मिट्टी थी यह 1969 और 1972 में नासा के मिशन के दौरान लाए गए चांद के मिट्टी के नमूनों में यह प्रयोग किया गया है। और 12 मई 2022 को अरबिडोप्सिस थलियाना, ध्यान रखिएगा, अरबिडोप्सिस थलियाना नामक एक खरपतवार के बीज को 12 अलग अलग कंटेनर में लगाया गया है और प्रत्येक कंटेनर में लगभग 1 ग्राम चंद्रमा की मिट्टी का प्रयोग किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि चंद्रमा की जो मिट्टी है उसे हम लोग चंद्र या मून रेजोलिथ कहते हैं। तो यहाँ आप लोगों के लिए 2 से 3 प्रश्न जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। सर्वप्रथम क्या है कि चांद की मिट्टी में पौधों को सफलतापूर्वक उगाने का जो प्रयोग किया है वह नासा के द्वारा किया गया है। किस खरपतवार या पौधे का उपयोग इस प्रयोग के दौरान किया गया है? तो अरबिडोप्सिस थलियाना का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यह मूल रूप से कम फूल वाला क्या है, एक खरपतवार है। और चांद की मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो चंद्र रेजोलिथ या मून रेजोलिथ चांद की मिट्टी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट हाल ही में जारी की गई है और इस सूची में भारत की कंपनी रिलायंस शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय फर्म बनी है। और रिलायंस का जो स्थान है इस सूची में वह वर्तमान में 53वें स्थान पे है तथा पिछले सूची से यह रिलायंस 2 पायदान ऊपर चढ़ गई है। रिलायंस के पश्चात जो भारतीय फर्म है इस सूची में अपना स्थान बना पाई है वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो विश्व में 105वें स्थान पर, HDFC बैंक 153वें स्थान पर तथा ICICI बैंक 204वें स्थान पर इस सूची में विद्यमान है। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की यह सूची थी, यह 4 मैट्रिक्स बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य का उपयोग करके दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को इस सूची में रैंक किया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे या विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो 14 मई 2022 को मनाया गया। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है मई के दूसरे शनिवार और प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में दूसरे शनिवार, यानी मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष जो 2022 है, इस वर्ष यह 14 मई और आने वाले 8 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाएगा। 2022 के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम क्या है? तो प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ लाइट पॉल्यूशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड जो है 2022 का
विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 का क्या था, थीम था। इस दिन की जो शुरुआत हुई है सर्वप्रथम वह 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का जो कच्चे तेल का आयात था अप्रैल महीने में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ध्यान रखिएगा, अप्रैल माह में यह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है अप्रैल 2022 में। तो S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार भारत का जो समुद्री क्रूड आयात अप्रैल में कितना हो गया, तो 4.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन को यह पहली बार पार किया है, जिसमें से 5% हिस्सेदारी रूस की थी, जो 2021 और 2022 के क्वार्टर 1 में 1% से नीचे था। और वर्तमान समय में हम लोग देखें तो इराक जो है संयुक्त रूप से भारत के लिए शीर्ष कच्चे तेल का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है। नेक्स्ट है, एनटीपीसी ने हाल ही में क्या शुरू किया है, तो बालिका सशक्तिकरण मिशन एनटीपीसी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली वंचित लड़कियों के जीवन के उत्थान के लिए इस बालिका सशक्तिकरण मिशन या बालिका अधिकारिता मिशन की शुरुआत की गई है। यह जो मिशन है यह 4 सप्ताह तक चलने वाला एक मिशन होगा और प्रत्येक बालिका को आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मरक्षा जागरूकता इस मिशन के तहत प्रदान करने का प्रयास एनटीपीसी के द्वारा किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम होंगे इसके तहत नृत्य, संगीत और रंगमंच जैसे विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है कि इसरो ने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कब किया है, तो 13 मई 2022 को। और इस बूस्टर रॉकेट का जो उपयोग होगा यह गगनयान मानव मिशन कार्यक्रम में इसका प्रयोग किया जाएगा। यह जो परीक्षण है कहाँ किया गया था, तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इस ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का परीक्षण किया गया है। HS-200 रॉकेट बूस्टर जो है वह GSLV Mark II उपग्रह के सुप्रसिद्ध जो S-200 रॉकेट बूस्टर है उसका मानव रेटेड संस्करण है तथा इसका नाम क्या रखा गया है, LVM-3। ध्यान रखिएगा, LVM-3 या HS-200 रॉकेट बूस्टर का जो प्रयोग किया जाएगा वह किसके लिए किया जाएगा, यह किया जाएगा आपका गगनयान मिशन कार्यक्रम के लिए। नेक्स्ट है कि भारत ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध हाल ही में लगा दिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व ही भारत ने न केवल पड़ोसी देश अपितु विश्व के विभिन्न देशों में जो वर्तमान खाद्य संकट उत्पन्न हुआ है, यह खाद्य संकट मूल रूप से रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यह उत्पन्न हुआ है। इस वैश्विक संकट से भारत निपटने के लिए स्वयं ही विभिन्न देशों को गेहूं के निर्यात का फैसला किया था, परंतु घरेलू स्थितियों को यदि हम लोग देखें तो वर्तमान समय में हमारे यहाँ पर फूड सिक्योरिटी मिशन चलाया जाता है। यदि हम लोग विश्व के अन्य देशों को अपने यहाँ से खाद्यान्नों की आपूर्ति को प्रारंभ कर देते हैं तो हो सकता है कि निकट भविष्य में हमारे यहाँ भी खाद्यान्न संकट उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर जो फूड सिक्योरिटी है भारत सरकार की उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि कोविड काल के दौरान भारत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई जा रही है। यदि भारत विदेशों को क्या करेगा, गेहूं का निर्यात करेगा तो हो सकता है कि एक तो फूड सिक्योरिटी जो अधिनियम है उसके अंतर्गत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत गरीबों को दिए जाने वाले खाद्यान्नों की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसलिए भारत ने वर्तमान तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यद्यपि यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट भारत ने पहले हासिल कर लिए हैं या जो भी जिनके लिए भारत ने अपनी वचनबद्धता दे दी है उन्हें भारत गेहूं का निर्यात भविष्य में करेगा। नेक्स्ट है साउथ ईस्ट एशियन गेम्स
तो हाल ही में मलेशिया जो है 2027 में साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की जो मेजबानी है वह करेगा और सिंगापुर जो है 2029 में साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की मेजबानी करेगा। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि जो 2023 का साउथ ईस्ट एशियन गेम्स है वह कंबोडिया में आयोजित होने वाला है 2023 में, और 2025 में यह थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित होगा। नेक्स्ट है L&T को राजस्थान सरकार से राजीव गांधी लाइन्ड कैनाल के समानांतर एक कैरियर सिस्टम को विकसित करने के लिए एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है। यह जो परियोजना होगी, इस परियोजना के द्वारा जोधपुर, पाली और बाड़मेर जिलों के पानी की मांग को पूरा करेगी। साथ ही साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी यह कैनाल जो है पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट है कि अप्रैल में निर्यात जो है भारत का बढ़कर 3.7% बढ़ा है। यह हो कितना गया है तो 40.19 अरब डॉलर के पार चला गया है। वहीं वर्तमान समय में हम भारत का व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट देखें तो वह 20.11 बिलियन डॉलर बैठता है। अब यहाँ है कि अप्रैल 2022 में भारत का व्यापारिक निर्यात 30.7% बढ़ गया, और इसका जो मूल कारण था यह क्या था, पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान और रसायनों जैसे क्षेत्रों में वृद्धि के कारण यह व्यापारिक निर्यात बढ़ा है। और अप्रैल 2021 से हम तुलना करें तो अप्रैल 2021 में इसी का अवधि के दौरान भारत का व्यापार घाटा 15.29 बिलियन डॉलर था, जो वर्तमान समय में बढ़कर 20.11 अरब डॉलर हो गया है। इस बीच हम लोग देखें तो आयात जो है, आयात 30.97% बढ़कर 60.3 अरब डॉलर हो चुका है। नेक्स्ट है इटालियन कप। तो इंटर मिलान ने 12 मई 2022 को फाइनल में जुवेंटस को पराजित करके इटालियन कप जीत लिया है, और यह जो है 8वां इटालियन कप है जिसे इंटर मिलान ने जीता है। और यदि हम लोग देखें तो 2011 के बाद से यह पहला कोपा इटालिया कप है जिसे इंटर मिलान ने जीता है। नेक्स्ट है फोर्ब्स 2022 की सूची में लियोनल मेसी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों में शुमार हो गए हैं, और यह पहले पायदान पर बने हुए हैं। और यदि हम लोग देखें तो सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट बनने के लिए करीब 103 मिलियन डॉलर लियोनल मेसी ने 2022 में प्राप्त किए हैं। 2021 में इनफैक्ट प्राप्त किए हैं, और यह लिस्ट 2022 में बना है। अब यहाँ देखें तो मेसी के पश्चात लॉस एंजल्स लेकर्स जो कि बास्केटबॉल की एक फ्रेंचाइजी है, उसके अमेरिकी खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स थे, जिनका कुल कितना कमाया इन्होंने तो 121.2 मिलियन डॉलर। यानी मूल रूप से लियोनेल मेसी जो है विश्व के सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट हैं, और इनके पश्चात लेब्रॉन जेम्स जो अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर हैं यह दूसरे पायदान पे बने हुए हैं। वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड एवं पुर्तगाली फॉरवर्ड खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया तो 15 मई को यह दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और इस बार का जो थीम था अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 का वह क्या था, परिवार और शहरीकरण। परिवार और शहरीकरण जो था फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन 2022 के इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज का क्या था, थीम था। नेक्स्ट है स्पेस एक्स ने हाल ही में कैलिफोर्निया से स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं। कब किया है तो 13 मई 2022 को, और इस लॉन्च के द्वारा स्पेस एक्स ने 53 उपग्रहों को एक साथ कक्षा में पहुंचाया है। इसके लिए फाल्कन 9 बूस्टर बैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से क्या हुआ था, उड़ा, और इसने स्टारलिंक उपग्रहों को कक्षाओं में तैनात कर दिया। स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो है वह है क्या, मूल रूप से यह अंतरिक्ष आधारित प्रणाली है जिसे स्पेस एक्स दुनिया के कम सेवा वाले क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच लाने के लिए वर्षों से बना रहा है। यहाँ आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि यह जो स्टारलिंक परियोजना है यह किस व्यवसायी उद्यमी या किस कंपनी की परियोजना है। नेक्स्ट है
नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना हैदराबाद में अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कब किया गया है? तो 14 मई 2022 को हैदराबाद में इसका CFSL प्रयोगशाला में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। और यह जो लैब है NCFL, यह साइबर और सूचना प्रभाग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, दूरसंचार विभाग ने गति शक्ति संचार पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है 14 मई 2022 को। और यह जो पोर्टल है इसका विकास MP राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के द्वारा किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि यह जो पोर्टल है यह विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के आवेदकों को एक सामान्य एकल पोर्टल पर आवेदन करने में सक्षम बनाएगा। भैया आप एक पोर्टल पर जाइए और वहां पे सारा काम करवा लीजिए। नेक्स्ट है कवास पावर प्रोजेक्ट। यह जो पावर प्रोजेक्ट है भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक सोलर परियोजना है। ध्यान रखिएगा, सोलर परियोजना है। यह NTPC के द्वारा इसका विकास किया जा रहा है। कवास पावर प्रोजेक्ट के पहले चरण में 56 मेगावाट का जो पहले भाग संचालन है उसका वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ हो गया है। नेक्स्ट है 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री लुम्बिनी नेपाल का दौरा करेंगे। ध्यान रखिएगा कि 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री ने लुम्बिनी नेपाल का दौरा किया है। तो 16 मई को क्या था? तो बुद्ध पूर्णिमा। ध्यान रखिएगा, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुम्बिनी नेपाल का दौरा किए थे। यह जो प्रधानमंत्री का दौरा है इस समय नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेर बहादुर देउवा। और बुद्ध जयंती के अवसर पर माया देवी मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी पूजा पाठ करेंगे। साथ ही साथ लुम्बिनी मठ क्षेत्र में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चरल हेरिटेज के शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री भाग लेंगे। नेक्स्ट है कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का मई 2022 16 मई, ध्यान रखिएगा ये 16 मई कल रात की शायद घटना है, कल रात की ही घटना है कि एक एक्सीडेंट में एंड्रयू साइमंड्स का निधन हो गया। नेक्स्ट है कि बुद्ध पूर्णिमा कब मनाया गया? 16 मई 2022 को। इसे हम लोग बैसाखी पूर्णिमा भी कहते हैं या बैसाख दिवस के रूप में भी इसे जाना जाता है। और बुद्ध पूर्णिमा का जो त्यौहार है वह गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। इसी दिन इन्हें बोधि वृक्ष गया के नीचे क्या प्राप्त हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन बोध गया में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए थे। और सत्य की जब शिक्षा, जब इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जिसे हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि GST पंजीकरण में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य अव्वल प्रथम पायदान पर बने हुए हैं। उल्लेखनीय तथ्य है कि व्यवसायों और डीलरों द्वारा बस GST पंजीकरण में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य शीर्ष पर हैं और इनके बाद गुजरात और तमिलनाडु का स्थान आता है। यदि हम लोग कर भुगतान GST भुगतानकर्ता के संख्याओं के आधार पर देखें तो महाराष्ट्र में कुल 1.48 मिलियन सामान्य GST भुगतान करता है जो मासिक आधार पर कर का भुगतान करते हैं। वही उत्तर प्रदेश में जो GST भुगतानकर्ताओं की संख्या है वह 1.33 मिलियन है। नेक्स्ट है भारत से 5 लाख टन गेहूं खरीदेगा कौन? तो मिस्र। ध्यान रखिएगा, इसके पश्चात ही भारतीय सरकार ने भारत से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है और मिस्र की सरकार जो है भारत से 0.5 मिलियन टन गेहूं खरीदने पर सहमत हो गई है। उल्लेखनीय तथ्य है कि जो मिस्र जो है दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातकों में से एक है। नेक्स्ट है कि थॉमस कप, भारत ने इतिहास में पहली बार बैडमिंटन की प्रतिष्ठित थॉमस कप प्रतियोगिता जीत ली है।
इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। ध्यान रखिएगा, भारत ने पहली बार, इतिहास में पहली बार बैडमिंटन की थॉमस कप प्रतियोगिता जीती है और यहाँ पर भारत ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 15 मई 2022 को पराजित किया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन ने पहले एकल पुरुष एकल में इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका गिटिंग और को हराकर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी और इसके पश्चात भारत ने यह प्रतियोगिता जीत ली है। इससे पूर्व यदि हम लोग देखें तो भारत 1952, 55 और 1979 में थॉमस कप के सेमीफाइनल में पहुंचा था। थॉमस कप जो है पुरुषों का, थॉमस कप पुरुषों की टीम बैडमिंटन प्रतियोगिता है, बैडमिंटन प्रतियोगिता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी को होलसीम से कौन खरीदेगा, तो अडानी समूह खरीदेगा। अंबुजा सीमेंट और एसीसी को अडानी समूह हाल ही में खरीदने की पेशकश कर चुका है। नेक्स्ट है कि वियतनाम ने हाल ही में वियतनाम में 2000 फुट का कांच के तल का पुल प्रारंभ किया गया है और यह जो पुल है जमीन से लगभग 500 फीट की दूरी पर स्थित है। वियतनाम का जो यह कांच का पुल है इसे दुनिया में सबसे लंबा कांच के पुल कहा जा रहा है। इस ब्रिज का नाम बाख लॉन्ग ब्रिज है। इसका अर्थ होता है सफेद ड्रैगन, जो 2 पहाड़ों को जोड़ता है। यह जो ब्रिज है वियतनाम के उत्तर पश्चिमी सोनला प्रांत में एक घाटी पर बना हुआ है। उत्तर वियतनाम के उत्तर पश्चिम में सोनला प्रांत की एक घाटी में यह बना हुआ है और यह जो पुल है एक बार में 450 लोगों के वजन को केवल संभाल सकता है। तो उल्लेखनीय तथ्य यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हाल ही में किस देश के द्वारा सबसे लंबे कांच के पुल का उद्घाटन किया गया है, तो यह है हो जाएगा वियतनाम। और वियतनाम में 2000 फुट कांच के पुल का विकास किया गया है। उसका नाम क्या है, तो बाख लॉन्ग ब्रिज उसका नाम है, जिसे सफेद ड्रैगन कहा जाता है। तो करंट अफेयर से संबंधित हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।